हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि काफ़ी लंबी एक क्लास थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट तरीक़ों से कैसे, अगर हमारे पास एक गिवन फंक्शन है तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए बोला जा रहा है तो कैसे हम वो काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने सीख ली थी। तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था उसके अंदर हम हमेशा क्या निकालना चाहते थे कि अगर ये पर्टिकुलर एक फंक्शन दे दिया और कोई हमें बोल रहा है कि इसे इंटीग्रेट करो, तो हम ये कोशिश करते थे ये जानने की कि ये फंक्शन किस चीज़ का डेरिवेटिव था, और हम वहाँ पर एक और नया फंक्शन कैलकुलेट करके बताते थे, और वहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को भी हम ऐड करते थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आप ऐसा सोच सकते हो, ये इनडेफिनेट का ये कॉन्टिन्यूशन का पार्ट है, पर यहाँ पे कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में और पढ़ना है जो कि डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी है। तो उनसे क्या होते हैं, कुछ सवाल आसान बन जाते हैं। अच्छा भाई, एक्चुअल में वर्क क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब चीज़ें चल कैसे रही हैं और सीख क्या रहे हैं हम। आप ऐसा सोच सकते हो, अगर आपसे कोई बोलता है कि एक फंक्शन है f(x) और आपको इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a टू b। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा एक कर्व था f(x), इस तरीके से आप ये कुछ भी कर्व सोच सकते हो, और ये क्या है, x है, ये एक x की वैल्यू है a और ये है एक x की वैल्यू b। सो आप बेसिकली यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं, आप कर्व से लेके x एक्सिस का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स ऑफ x। जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है, करने में इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे कि सपोज़ आपने इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर मैं एक मान लेता हूँ कोई एक नया फंक्शन अपने पास आ गया जो कि इसका इंटीग्रेशन है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, f(x) के इक्वल है, और मैं जानता ही हूँ कि मेरे को लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करानी है, लोअर लिमिट a से लेकर के अपर लिमिट b तक। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बार इसके अंदर अपर लिमिट पुट कर देनी है, तो ये क्या आ जाएगा, f(b) आ जाएगा, माइनस देन आपको इसके अंदर लोअर लिमिट पुट कर देनी है। सो सिर्फ इतना सा काम हमें करना होता है। एक चीज़ आप और जो नोटिस यहाँ पे कर सकते हैं वो ये नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा हम एक c ऐड करते थे, क्योंकि मल्टीपल कर्व्स का सेम डेरिवेटिव हो सकता था। तो इंटीग्रेशन में तो हम यही निकाल रहे थे कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम वहाँ पे एक +c डाल देते थे। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ इस एरिया की खोज में हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारा f(x) का इंटीग्रेशन आया, सपोज दिस कैपिटल F(x), इसमें एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, और इनका डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लिखे, देन उसके बाद हम आगे मूव करेंगे एंड देन प्रॉपर्टीज बेस के भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 1 मार्क में सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, पर जो थोड़े से महंगे क्वेश्चन रहते हैं वो प्रॉपर्टी बेस के ही रहते हैं। ठीक है, सो सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने कवर किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसान क्वेश्चन लिए, मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। अच्छा भाई देखो, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है। कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है। और उसके बाद मैंने क्या कहा कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार इसके अंदर अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस एक बार इसके अंदर आपको लोअर लिमिट पुट करनी है, और यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो e की पावर 4 और यहाँ पे e-1 हम इस तरीके से कर सकते हैं। कॉमन लेके लिख दिया, ना भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 में 1 + x², तो आप जानते ही होंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a, क्योंकि आप 1 को बेसिकली 1 स्क्वायर सोच सकते हो। अब ये क्या हो रहा है, 1 में a² + x² फॉर्म आपको दिख रही होगी। सो 1/a tan इनवर्स x/a इसका आंसर आ जाता है, और इसकी लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक वेरी करानी है, 0 से लेकर के 1 तक इसकी लिमिट हमें वेरी करानी है। अब एक बार मैं इसके अंदर अपर लिमिट पुट करूँगा तो आएगा tan इनवर्स 1, माइनस देन मैं इसके अंदर लोअर लिमिट पुट करवाऊँगा तो आएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 होता है π/4 और tan इनवर्स 0 होता है 0, तो यही इसका क्या आ जाएगा भाई,
आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, एक बार अपर लिमिट पुट करी माइनस देन लोअर लिमिट पुट कर दी। अच्छा, इसको अगर मैं देखूं सो अब यहाँ पे आपके लिए एक नई चीज़ आ गई है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, एक्स। तो अगर आप 2 सेकंड के लिए इसको भूल जाओ और आपको मैं सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोलता तो आप कहते हैं सर यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको एक्स दिखाई दे रहा है। अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की 2 अप्रोचेज हैं, हालांकि दोनों ही बहुत ही सिमिलर है, ठीक है, पर मैं अभी के लिए आपको दोनों ही सिखाता हूँ। देखो, फर्स्ट अप्रोच ये हो सकती है कि आप कहो सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी लेट कर लेते हैं। आ रही है बात समझ में? फिर अगर एक्स स्क्वायर टी है तो यहाँ पे 2x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। और मेरे काम का इसके अंदर से क्या है, x dx है तो मैं उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो x dx की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ से dt/2 हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब x और dx को मिला करके हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, dt/2 लिख लेते हैं। तो ये हुआ इंटीग्रल dt, अच्छा e की पावर x स्क्वायर है तो e की पावर t, और यहाँ पे क्या आ गया, dt/2 आ गया। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t होता है, और बाहर क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। पर आपको जो चीज़ यहाँ पे अब ध्यान देनी है वो ये देनी है कि जो लिमिट थी 0 से 1, 0 से 1 कौन वेरी हो रहा है, x वेरी हो रहा है, ना कि t वेरी हो रहा है। सो आपको क्या यहाँ पर करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आपको t की जगह वापस से क्या लिख देना चाहिए, एक्स स्क्वायर लिख देना चाहिए, और सिर्फ अब आपको ये लिमिट्स वापस से लगानी चाहिए, क्योंकि जो लिमिट है ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है इसको दिखा रही है, ना कि t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है उसको दिखा रही है। अब जब आप ये लिमिट्स पुट करोगे तो आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा हाफ e माइनस ई की पावर 0 कितना हो गया, अपना 1 हो गया। अच्छा देखो, इसी के अंदर आप एक दूसरी अप्रोच भी लगा सकते थे जो कि मोर कन्वेंशनल और मोर यूज्ड भी है, हालांकि बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है इसके अंदर, है वो भी यही काम, बस थोड़ा सा कायदे कानून के हिसाब से वो हो जाता है। मतलब थोड़ा सा देखने में भी आपको बेटर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, मैंने लिमिट ही गायब कर दी, समझ पा रहे हो आप। फिर वापस मैंने एंड के अंदर लिमिट्स को यूज़ किया, मतलब बेसिकली पहले इसे एज इनडेफिनेट सॉल्व किया और लास्ट में मैंने क्या किया, लिमिट पुट कर दी। अगर आप लिमिट को साथ के साथ कैरी ऑन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ऐसे ना करके कुछ ऐसे कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे, हाफ ई की पावर टी dt। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज़ वेरी कर रही है, dt वेरी t वेरी कर रहा है, तो अगर आप लिमिट यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आपको किसकी वैल्यू लिखनी चाहिए, यहाँ पे t की वैल्यू आपको लिखनी चाहिए। तो देखो कैसे हम t की वैल्यू लिखेंगे, देखो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। अच्छा, अगर x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू कितनी है, ये 1 है, तो अब ये ठीक है, हालांकि सेम ही बात पड़ गई। पर अगर ऐसा होता कि x की वैल्यू कुछ डालने से, जैसे सपोज मैं 0 डालता और t की वैल्यू सपोज वहाँ पे 5 आ जाती, तो ये सिनेरियो क्या हो जाता, डिफरेंट हो जाता। पर यहाँ पे अभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 0 डालने से 0 ही आ गया और 1 डालने से 1 ही आ गया, ठीक है। पर अच्छे से इसको करने का तरीका यही है कि आप x की लिमिट्स को t में बदल लें और उसके बाद ही t के अंदर लिमिट्स पुट करें। अब ये जो लिमिट वेरी हो रही है, किसके लिए वेरी हो रही है, t के लिए वेरी हो रही है, तो अब मैं इन्हें डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ 0 से 1। फॉर ऑब्वियस रीजंस यहाँ पे आंसर तो सेम ही आ जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, ठीक है। पर अगर यहाँ पर लिमिट चेंज भी हो जाती, जैसे कि 0 to 1 की बजाय सपोज जब मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करता तो t की वैल्यू और कुछ आती, जब मैं x की जगह 1 पुट करता तो t की वैल्यू 1 ना आके सपोज और कुछ आती, तब भी हमारा आंसर यहाँ पे हम दोनों को क्या देखने को मिलता, सेम ही देखने के लिए मिल जाता। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चल लेते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हमारे पास आता था तो हमें सीधी सी एक अप्रोच इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है, क्या कि cos x का डेरिवेटिव ऊपर की तरफ sin x लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो जो बात मैं अभी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था चेंज ऑफ लिमिट की, वो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ।
देखो तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, cos x को t लेट कर लेंगे, लेट cos x इज इक्वल्स टू t। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, साथ में एक dx आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, एक dt लिख दूंगा, शाबाश। अब देखो ये क्या हो गया, साइन x dx हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का dt आ गया। तो देखो साइन x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस dt लिख सकता हूँ। सो माइनस dt अपॉन में 1 एज इट इज आ गया, cos x की जगह क्या लिख सकता हूँ, t, तो ये हो गया t स्क्वायर। अब देखो जब x 0 है, क्या वेरी हो रहा है, dx यानी कि x वेरी हो रहा है। जब x 0 है, 0 डालो यहाँ पे, तो t कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिमिट कितनी हो गई, 1 हो गई। जब x पाई बाय 2 है, तो t कितना है, x की जगह पाई बाय 2 डालो, तो t कितना है, 0 है, क्योंकि cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है। अब इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, 1 बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स t बाय 1 आ जाएगा। सो नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स t बाय 1, और कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना है, 0 से लेके 1, हमेशा अपर लिमिट पहले डालेंगे, तो tan इनवर्स 0 माइनस, देन लोअर लिमिट डालेंगे tan इनवर्स 1, तो माइनस ये हो गया 0, और ये हो गया यहाँ पे माइनस पाई बाय 4। सो ये कितना आ गया, पाई बाय 4 आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लिमिट्स को किस तरीके से मैं चेंज कर रहा हूँ। जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिखाई है वो थोड़ा सा यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। व्हेन x इज 0, व्हेन x इज 0, देन cos x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही तो cos x ही क्या है, t है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, when x is 0 then t is equal to cos x is equal to 1. When x is pi by 2 then t is equal to cos x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सो जो चीज़ पहले 0 से पाई बाय 2 जा रही थी वो अब कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 0 तक जा रही है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सी चीज़ थी। एक बार इस क्वेश्चन को भी देखते हैं और मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ। देखो जब हमने बाय पार्ट्स पढ़ा था, बाय पार्ट जिसको कभी कभी हम वो बोल देते हैं इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल टाइप, हाँ, तो उसी के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको अच्छे से ध्यान हो, अगर कभी भी आपको e की पावर x fx प्लस f डैश x दिखाई दे रहा है और आपसे कोई इस चीज़ का इंटीग्रेशन पूछता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लिख देते थे e की पावर fx। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो ये फील तो थोड़ी थोड़ी वैसी ही दे रहा है, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें बदली हुई हैं। क्या बदली हुई हैं, हमें तो भाई x देखने की आदत है, पर यहाँ पे क्या लिखा है दिखाई दे रहा है, हमें 2x लिखा दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, हमें जो पसंद है हम तो वही देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे से मैं 2x को, समझ रहे हो ना, सेट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। आंसर क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये तो सॉल्यूशन है, देखो भाई इधर। सो 2x की जगह मैं x लाना चाहता था, x तो ऑफ कोर्स नहीं ला पाऊंगा क्योंकि 2x x के इक्वल हो गया, उसका मतलब x 0 हो गया, और मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू को चूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि हमेशा करते हैं। 2x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, तो इस हिसाब से 2dx किसके इक्वल आ गया भाई, dt के इक्वल आ गया। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि dx किसके इक्वल है, dt बाय 2 के इक्वल है। आ गया समझ में। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पे लिमिट भी बदलूंगा और सारी चीज़ें मैं बदलूंगा, पर उससे पहले x की जगह क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं t बाई 2 लिख सकता हूँ। x की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं t बाई 2 लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे भी मैं x की जगह t बाई 2 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, e की पावर t, और dx की जगह लिख सकता हूँ dt बाई 2। अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये समझ रहे हो, ये 2 बच जाएगा यहाँ पे, और इस ये 2 और ये 2, चलो लिख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे से कैंसिल हुआ 2, और इस 2 को मैंने कॉमन लिया। अब अंदर बचा मेरे पास 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर्ड, यहाँ पे बचा e की पावर t, और यहाँ पे बचा dt बाई 2। इस 2 से इस 2 को काट दिया। अब एक बार आप अपना जो भी आइडेंटिटी, जो भी ये फॉर्मूला था, इसको अगर देखो, मतलब एक स्पेसिफिक केस ही है बेसिकली। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप e की पावर x को fx से कर लो एक बार मल्टीप्लाई, और f डैश x को कर लो।
जो फर्स्ट वाला आपका टर्म है उसके अंदर बाय पार्ट्स लगा दो, ठीक है। एक टर्म ऐसी आएगी जिससे बाद वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, अल्टीमेटली आपके पास यही आज आंसर आ जाएगा। कोई बहुत खतरनाक प्रूफ नहीं है। अच्छा भाई, एक बार उसको आप ट्राई करना खुद से, नहीं होता है तो मैं बताऊंगा ऑफ कोर्स, ठीक है। देखो भाई इधर, अब यहाँ पे अगर आप उसकी फीलिंग लो थोड़ी सी, तो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है। देखो यहाँ पे भी तो ये e की पावर t एफ टी और ये एफ टी का डेरिवेटिव। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आता है, e की पावर t एफ टी। आ गई बात समझ में? सो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर t अपॉन में t आ जाएगा। वहाँ पे आया था ना e की पावर x इंटू में एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है 1/t और उसका डेरिवेटिव क्या है -1/t²। अब देखो लिमिट कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है। देखो जब x 1 है तो t कितना होगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2, और जब x 2 है तो t कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो लिमिट हमारी क्या हो गई 2 से लेके 4 हो गई। अब 2 से लेके 4 वाली ये जो लिमिट है ना, इसकी अच्छी बात ये है कि हम इसे डायरेक्टली t में पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि अगर तो x की वैल्यू 1 से 2 वेरी हो रही थी, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि t की वैल्यू 2 से लेके 4 वेरी होगी। अब इसके अंदर जब मैं लिमिट पुट करूंगा मेरे को अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिमिट पुट कर लेते हैं, e की पावर 4/4 माइनस e की पावर 2/2, और यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। प्लस सी वगैरह का इसके अंदर कोई चक्कर होता नहीं है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है गाइस, चलें आगे, शाबाश। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। मैं आपको एक साथ सारी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बस मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का एक और नाम भी है यूजलेस प्रॉपर्टी, इसलिए हम उसको थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, बाकी की 7 प्रॉपर्टीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। सो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल देता जाऊंगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। देखो बेहतर, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कोई एक इंटीग्रेशन है a से b fx dx, तो ये इक्वल ही होगा a से b ft dt। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप सपोज sin x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, सपोज 0 से लेके π/2 तक, तो ये इक्वल आएगा अगर आप sin t का इंटीग्रेशन करते हैं सेम लिमिट्स पे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बिकॉज देखो यहाँ पे sin x किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे dx है, और x कहाँ पे वेरी हो रहा है 0 से π/2। यहाँ पे भी देखो सेम ही चीज़ है, बस t वेरी हो रहा है 0 से लेके π/2। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे सो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा आपके पास, और उसको आप 0 से π/2 वेरी करवाओगे। जब इसमें आप लिमिट डालोगे तो ये क्या आ जाएगा cos π/2 माइनस cos 0। अब इसकी कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या होगा माइनस साइन टी 0 से π/2, और अगर आप इसको पुट करोगे सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस कॉस टी 0 से π/2, और जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा cos π/2 माइनस cos 0। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मैंने x की जगह t लिख दिया या p लिख दिया या q लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके रिलेटेड हम ज़रूर करेंगे, पर अभी नहीं, थोड़ी सी देर में उसको हम कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो इसके अंदर यही है, बस x की जगह अगर t आ जाता है या p आ जाता है, ऑफ कोर्स उसके साथ dt dp रहना चाहिए, तो उसके अंदर हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा भाई, दूसरी चीज़ देखते हैं। ये बोल रहा है कि अगर तो आप फंक्शन की लिमिट्स को रिवर्स कर दें, अगर तो आप फंक्शन की लिमिट्स को रिवर्स कर दें तो आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो भाई, अगर तो आप a से b जाने की बजाय अगर आप b से a चले गए, है ना, सो पहले आप क्या कर रहे थे,
जब मतलब इसका कुछ भी इंटीग्रेशन आएगा उसके अंदर आप b माइनस ए कर रहे थे, अब आप कर रहे हो a माइनस बी, तो ऑफ कोर्स आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली उल्टा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये याद रख सकते हो, अगर तो आपको लिमिट्स चेंज करनी है तो इंटीग्रेशन का साइन भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, काफ़ी आसान सी ही ये बात थी। ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा भाई देखो, थर्ड प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ज़्यादातर ये मतलब जब भी आपको मॉड टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे ना, तो आप समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ मतलब 100% फिक्स है। ठीक है, मॉड मतलब मॉडुलस फंक्शन इस टाइप के। ठीक है, अभी मैं करा भी रहा हूँ क्वेश्चन, टेंशन मत लो, साथ के साथ ही करा दूंगा ताकि प्रॉपर्टी का मीनिंग भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इधर कोई फंक्शन अगर है जिसको हम a से b इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं a से b अगर किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसका मीनिंग क्या है। तो मैंने इन्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। मैं कहा देखो भाई, अगर कोई एक फंक्शन है जिसे आप a से b इंटीग्रेट करना चाहते हो तो उसका मतलब ये होता है कि ऑफकोर्स fx तो यहाँ पे, ये x यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपकी x की वैल्यू a से लेके b तक वेरी कर रही है। तो इन्होंने मेरे से कहा कि अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या आप ये एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहा यार हाँ, यही तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग ही है ना। तो इन्होंने कहा एक काम करो, आप इस एरिया को a से b कैलकुलेट मत करो, आप इस एरिया को a से c कैलकुलेट करो एंड देन c से b कैलकुलेट करो। मैंने कहा यार बात तो एक ही है, आप पहले अगर a से b जाना चाहते हो तो आप a से c चले जाओ, देन c से b चले जाओ, ये तो एक ही बात होती है। पर कभी कभी इस चीज़ का हमें काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है मॉड टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि जो भी ये मॉड हो गया या फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, इनको हम डायरेक्टली सॉल्व करना नहीं जानते हैं। तो हम हमेशा इन्हें ऐसे पॉइंट्स पे चेंज करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे फंक्शन अपना मीनिंग चेंज कर रहा हो। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूँ, a से b अगर लिमिट है तो आप सीधा एक बारी में ना जाने की बजाय एक बार a से c चले जाओ, देन c से b चले जाओ। ठीक है, इसको आप और भी पार्ट्स में तोड़ सकते हो, तोड़ना चाहो तो कि भाई a से c चले गए, देन c से d चले गए, देन d से b चले गए। जितने भी पार्ट्स रिक्वायर्ड होंगे हमें एज पर क्वेश्चन, उतने पार्ट्स में हम इसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, a से b अगर आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहीं पर भी बोला गया है तो आप इसको a से b ना इंटीग्रेट करते हुए आप इसे a से c कर लो एंड देन आप इसको c से b कर लो। आई होप आपको समझ में आई होगी, बहुत ही छोटी सी सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। क्लियर है, चलें आगे। देखो भाई अभी प्रॉपर्टीज़ तो टोटल मिला के 7 है, पर एक बार मैंने थर्ड प्रॉपर्टी बताई और जैसा मैंने बताया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस और आई शुड से काफ़ी बार क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो भाई समझो, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि -5 से 5 है। आपने ये तो समझ लिया कि बीच में ब्रेक लगाना अलाउड है, पर ब्रेक लगाओगे कहाँ पे वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आप ये देखो कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली दैट इज 0, वहाँ पर ये अपना मीनिंग चेंज करता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि 0 से बड़े नंबर्स को वैसे ही रहने देता है और 0 से छोटे नंबर का साइन बदल के हमें बता देता है। यानी कि जैसे 0 छोटा नंबर है -5, उसका साइन बदल के बता देगा हमें, उसके 5 बना देगा ये। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखो समझो, अब यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है हमारा x वेरी हो रहा है -5 से लेके 5 तक, और ये जो अंदर वाला मॉड के अंदर जो प्रेजेंट है फंक्शन, ये 0 कब अटेन करेगा? -2 पे 0 अटेन करेगा, है ना। x + 2 0 कब होगा? -2 पे ये 0 हो जाएगा। x + 2 0 कब होगा? -2 पे ये 0 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, ये -2 पे अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, तो आप -2 पे इसे ब्रेक कर लो। आप -5 से 5 जाने की बजाय आप -5 से -2 चले जाओ एंड देन -2 से 5 चले जाओ। मैंने कहा क्या डेफिनेशन चेंज करता है ये तो बताओ मेरे को एक बार।
मैंने कहा अभी बता देंगे। देखो भाई इधर -5 से लेके -2 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू उठा करके, सपोज -3 उठा ली मैंने, और मैं इस फंक्शन के अंदर डालता हूँ, सो मेरे को अंदर की तरफ से एक नेगेटिव आंसर देखने के लिए मिलता है। अगर मैं -3 यहाँ पे डालूंगा तो मेरे को एक नेगेटिव आंसर देखने के लिए मिलेगा, दैट इज -1। पर यहाँ पर तो मॉड लगा हुआ था, तो मॉड लगा हुआ था तो आंसर कैसा मिलना चाहिए था भाई? पॉजिटिव मिलना चाहिए था। सो ये हमें यहाँ से नेगेटिव दे रहा है, ये बात मेरे को कंफर्म पता है। तो मैंने कहा नेगेटिव मिल रहा है ना, कोई नहीं, नेगेटिव को आने दो। बाहर एक नेगेटिव और तैयार कर रखा है, जैसे ही ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव से टकराएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। -2 से 5 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मैंने ले ली 3, तो 3 इसके अंदर डाल रहा हूँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड भी इसको पॉजिटिव बनाएगा, मतलब कुछ नहीं करेगा। तो इसका साइन मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अब आप इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, जैसे भी आप करते थे, जैसे कि हो जाएगा x² 2 + 2x, बाहर की तरफ एक नेगेटिव साइन है और लिमिट आपको -5 से लेके -2 तक वेरी करानी है। यहाँ पर x² 2 + 2x और इसकी लिमिट -2 से 5 तक आप वेरी कराएंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, लिमिट पुट करते जानिए। -2 पुट कर दिया, सो 4/2 -4 माइनस, अब 5 पुट कर दिया तो 25/2 -10 प्लस, अब की बार यहाँ पे 5 पुट कर दिया, सो 25/2 + 10 माइनस, अब 2 पुट कर दिया तो कितना आ गया? 4/2 -4। इसको थोड़ा सा आप जो भी है सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई गेस 29/2 शायद आंसर आ रहा होगा, पर मेरे को अच्छे से याद नहीं है, आप एक बार इसे देख लेना। अच्छा देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप मेरे को सिर्फ ये बता दो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से लेकर के, सपोज यहाँ 5 लिखा हुआ है अब की बार, और यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ 2x - 4। आप सिर्फ मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि किस x की वैल्यू पे आपको इसे ब्रेक करना है, ठीक है? आप एक बार इसको ट्राई करना खुद से, और मैं थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखो भाई, अगले क्वेश्चन में ये लोग हमसे बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ दिस पूरी थिंग। मैंने कहा कि मॉड ऑफ दिस पूरी थिंग तो ठीक है, पर मेरे को तो मॉड सॉल्व ही नहीं करना आता, मॉड का इंटीग्रेशन ही नहीं आता। मैं तो पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन जानता हूँ, पर मैं एक चीज़ और भी जानता हूँ कि मॉड को कैसे हटाते हैं, कि हाउ टू रिमूव मॉड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि x³ - x 0 के इक्वल कब होता है। तो मैंने कहा इसे फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो ये हो गया x² - 1, x² - 1 की आइडेंटिटी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a - b a + b। अब मेरे को 3 पॉइंट ऐसे मिल गए, एक तो x = 0, एक 1 और एक -1, जहाँ पर ये क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अब आप देखो, जैसे कि सपोज ये एक नंबर लाइन है, थोड़ा सा समझाने में आसानी रहेगी। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है नंबर लाइन में? -1 से लेके 2 तक जाना है। पर इन लोगों ने आपको बताया एक ब्रेक -1 पे ज़रूर लगा लेना। मैंने कहा कोई नहीं, -1 से तो हम स्टार्ट ही हो रहे हैं, ब्रेक लगाने की क्या ज़रूरत है। फिर एक ब्रेक इन्होंने कहा 0 पे लगा लेना, और एक ब्रेक आप 1 पे लगा लेना। यानी कि अब की बार जो हमारा -1 से लेकर के 2 तक का इंटीग्रेशन था, इसे हमें 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। एक -1 से 0, एक 0 से 1 एंड एक 1 से 2। तो कोई बात नहीं, तोड़ देते हैं इसे 3 हिस्सों में। देखो भाई, तो -1 से 0, हमेशा ऐसा नहीं है कि इंटीग्रल पॉइंट्स पे ही आपको तोड़ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि -5 से लेके 5 के बीच में तो बहुत सारे इंटीजर्स थे, पर हमने सिर्फ उस इंटीजर पे तोड़ा जहाँ पे मॉड के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट है वो किसके इक्वल हो रहा था? 0 के इक्वल हो रहा था। फिर एक इंटरवल बन गया उस पॉइंट के लेफ्ट में, यानी कि -5 से -2, और दूसरा बन गया -2 के राइट में, -2 से लेके 5। फिर हमने देख लिया कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा भाई, -1 से 0 पे ब्रेक कर लिया इसे एक बार, देन हमने इसे ब्रेक कर लिया एक बार 0 से लेके 1 तक, देन इसे हमने ब्रेक कर लिया 1 से लेके 2 पे, ठीक है। सो 2 बार 0 से -1 से 0 हो गया, एक 0 से 1 हो गया और एक 1 से 2 हो गया। तीनों में यही लिख दूंगा x³ - 1, क्योंकि इसको मतलब इंटीग्रेट करना आसान है इन कंपैरिजन टू इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म को। तो इसको रखूँगा तो मैं ऐसे ही,
पर आगे की तरफ प्लस आएगा या माइनस आएगा ये देखने के लिए मैं इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। -1 से लेके 0 के बीच में कोई भी वैल्यू सोचिए, जैसे कि मैंने सोची -0.5। -0.5 जैसे ही मैं इसमें डालूंगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा, -0.5 होगा, -1.5 बन जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही था, तो ये नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव साइन आ रहा है। -1 से लेके अगर मैं 0 के बीच में कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो मेरे को आगे साइन चेंज की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 0 से 1 डालता हूँ, सपोज 0.5, तो 0.5 पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब मॉड के अंदर की तरफ नेगेटिव बन रहा है, पर आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो आप एक नेगेटिव और लगा दोगे ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अच्छा भाई, 1 से लेके 2 तक देख लो। 1 से लेके 2 1.5 डाल लो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। आई होप इस इंटीग्रेशन को आप आगे खुद से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। अगर आप कहोगे तो मैं कर भी देता हूँ। लो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ना, समझ रहे हो ना, टायरिंग टाइप लगता है। x की पावर 4 देख रहे हो, तुमको तो बोल दिया कर लोगे, x का इंटीग्रेशन x लिख दिया यहाँ पे मैंने, बताओ ऐसे ऐसे ही तो कैलकुलेशन एरर हो जाती है। फिर यहाँ पे 1 से 2 होगा, यहाँ पे 0 से लेके 1 है, ठीक है। अब जस्ट हमें लिमिट पुट कर देनी है। तो जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये भी 0, ये भी 0। जब मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो ये 1/4, ये -1/2 नेगेटिव। जब 1 पुट कर रहा हूँ तो ये 1/4, ये 1/2। और जब 0 पुट कर रहा हूँ तो ये भी 0 और ये भी 0। जब 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 की पावर 4, 16/4 4 हो गया। और जब मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ तो 4/2 यानी कि 2 हो गया, माइनस। अब यहाँ पे जब 1 पुट किया तो 1/4 हो गया, और जब ये पुट किया तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब बची हुई कैलकुलेशन थोड़ी मैनेज कर लोगे आप लोग, मैं कर दूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं ही कर देता हूँ। ये -1/4 है, एक नेगेटिव बाहर है तो ये +1/4 हो गया। ये -1/4 है, एक नेगेटिव बाहर है तो ये +1/4 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 हो गया। और ये क्या है, -1/4 है, पर ये क्या हो गया, +1/4 हो गया। सो 3/4 + 2 हो गया। सो ये कितना हो गया, 4 2 8, 11/4 हो गया। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसकी कोई यूनिट नहीं है। जब हम एरिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही निकालते हैं, पर वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली किसी एक चीज़ को शो कर रहा होता है, दैट इज़ एरिया। जब आप और बड़ी क्लास में चले जाओगे वहाँ पे भी आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालोगे। एट टाइम्स यू विल बी कैलकुलेटिंग एरिया, एट टाइम्स यू विल बी ऑल्सो कैलकुलेटिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। तो वहाँ पे उन सब चीज़ों की यूनिट्स रहेंगी, पर अभी के लिए इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की कोई यूनिट नहीं है। इट इज़ लुकिंग वेरी गुड फॉर 11/4। देखो भाई, अब आगे चल लेते हैं। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी, थर्ड प्रॉपर्टी के 2 सवाल भी देख लिए हमने, ठीक है। अब भाई चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, और चौथी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसीलिए कई लोग इसे किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यूज़ ही उससे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसीलिए चलो मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे। देखो भाई क्या बोलते हैं ये बोलते हैं अगर आपको a से b इंटीग्रेट करना है किसको, fx को, ठीक है, तो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप अपनी मर्जी से कभी भी, आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से ये कर सकते हैं कि आप x की जगह a + b - x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? आप x की जगह क्या लिख सकते हैं, a + b - x लिख सकते हैं। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई सब समझा देगा। देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी आपको 2 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो एक इंटीग्रल है जिसे मैं i से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है π/6 से लेके π/3। यहाँ पर लिखा है sin² x dx। तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको कभी भी मन करे तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट तो सेम ही रहेगी, लिमिट तो
सेम ही रहेगी। आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में? पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उस पूरे में आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या फिर वैसे भी नॉर्मल ऐड कर लो आप, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? पाई बाय 2 के इक्वल है। समझ में आ रही है बात? ये किसके इक्वल है? पाई बाय 2 के इक्वल है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा करके दिखा रहा हूँ, हालांकि बाद में जब आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा और आप इसका मतलब देख के ही आंसर बता सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँ? अच्छा, चैलेंज कर रहे हो क्या? पाई बाय 12, पाई बाय 12 मेरे हिसाब से आना चाहिए। अब मैंने एक तुक्का मारा है तो देख लेते हैं भाई, कोई नहीं। तो ये कितना हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, dx हो गया। पहले से याद करके बैठा हूं मैं, ऐसे आरोप मत लगाओ मेरे पे। अरे देखो, अब अगर मैं इसको 1 को और 2 को ऐड कर दूं, देखो अभी मैं थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा ना, आप खुद भी मतलब देख के आंसर बताने लग जाओगे, ऐसे मतलब पहले से देख के नहीं बैठाऊंगा। देखो इधर 2i अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं, ज़्यादातर इसके अंदर ऐसे ही करना होता है, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 हो गया ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप आपको पता होगा ये 1 के इक्वल होता है। समझ रहे हो? ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। मैं जस्ट एक यूज बता रहा हूँ इस किंग्स प्रॉपर्टी का, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 हो गया, 2i किसके इक्वल हो गया? पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, और यहाँ पे 1 यानी कि dx बच गया। आई होप आप जानते होंगे कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है आपको? पाई बाय 3 से पाई बाय 6। सो यहाँ पे अब मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो 30 माइनस 60 माइनस 30, तो 30 आ गया। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6, और ये कितना आ गया? i पाई बाय 12 आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नीचे की बात तो चलो आप फिर भी सीख जाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बस यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया कि x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी माइनस एक्स। क्लियर है? वेरी गुड। चलें आगे। शाबाश भाई। देखो अब आपको एक चीज़ सबसे पहले यही पता होनी चाहिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये मैंने जस्ट ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया था ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। पर इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा था मैं? ये बता रहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि किंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? किंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई क्वीन। समझ रहे हो? अगर आप चेस में भी देखो तो वहाँ पे भी क्वींस के पास कितनी सारी शक्तियाँ होती हैं, है ना। सो बेसिकली ये जो क्वींस प्रॉपर्टी है ना, ये कुछ नहीं है, एक स्पेसिफिक टाइप की ही किंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम फिर इसे पढ़ क्यों रहे हैं? अगर ये इसी का एक स्पेसिफिक टाइप है, हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑफन यूज़ होती है, ठीक है। इनफैक्ट आप ऐसा सोच सकते हो, अगर आपको कभी भी नीचे की तरफ 0 लिखा दिख जाए तो 95% चांसेस हैं कि वहाँ पे क्वींस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोलना, एक्सरसाइज 10th जो है प्रॉपर्टीज़ की, उसमें अगर मतलब आई गेस 18 क्वेश्चन है जो मतलब स्टार्टिंग में दिए हैं, नीचे कुछ एमसीक्यू टाइप भी दिए हैं। सो 18 में से मेरे को लगता है 12 क्वेश्चन क्वींस प्रॉपर्टी से ही हो रहे होंगे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप बस ये ध्यान रखो, अगर यहाँ पे आपको 0 लिखा दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी क्वींस प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही होगी। है कुछ नहीं, किंग प्रॉपर्टी यही, ये भी एक तरीके से। अब की बार देखो मैंने क्या कहा था, लिमिट तो सेम रहने दो किंग प्रॉपर्टी में, x की जगह इन दोनों का सम माइनस एक्स लिख लो, है ना। सो इन दोनों का सम कितना होगा? a ही होगा। तो बेसिकली x की जगह क्या आ जाता है? a माइनस एक्स आ जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि x की जगह जस्ट क्या आ गया है? a माइनस एक्स। इन दोनों का सम क्या बन रहा है? a बन रहा है ना अब की बार, अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी से ही जाऊँ तो। सो एफ एक्स की जगह क्या बन गया? एफ ए माइनस एक्स। इसके कुछ क्वेश्चन अब मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन एक ले लेते हैं। इसके अंदर देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं इस इंटीग्रल को मैं आई के इक्वल मान लेता हूँ। जैसे ही मेरे को यहाँ पे 0 दिखा, मेरे कान खड़े हो गए और मैंने कहा कि यहाँ पे तो हो सकता है क्वींस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा हो, तो मैंने कर दिया। देखो क्या किया मैंने, 0 से पाई बाय 2 और x की जगह मैंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स। आई होप ये बात आपके दिमाग में घुस गई होगी।
अब cos 90 माइनस थीटा या cos π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, sin x के इक्वल होगा। और ज़्यादातर जैसा कि मैंने आपको बताया हम इसको ऐड कर लेते हैं, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं करेंगे पर ज़्यादातर हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो आप एक बार इसे ऐड करके चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप चेक करोगे आप पाओगे सर ये तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन रहा है जैसा भी बना था, उसकी तो वैल्यू 1 होती है। मैं कहा बहुत बढ़िया, सो 2i किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन x आ गया 0 से π/2, सो 2i किसके इक्वल हो गया यहाँ से π/2 माइनस 0, यानी कि i की वैल्यू आ जाएगी π/4। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे cos स्क्वायर 1 और 2 को ऐड करने के बाद cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया है, और i प्लस i कितना हो गया इधर 2i हो गया। क्लियर है सारे बच्चों को, शाबाश भाई, वेरी गुड, क्लियर होता जा रहा है ना। अरे ये पेन कैसे चल गया यहाँ पे, वो भाई ये क्या सिस्टम है, कुछ अलग सिस्टम लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो भाई अगेन अपने को ये जो भी दिया गया है, मैं एक काम करता हूँ इस पूरे को i के इक्वल मान लेता हूँ। i के इक्वल क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अगेन क्या दिख गया है, 0 दिख गया, और 0 दिखते ही मेरा मन क्या कर रहा है, क्वींस प्रॉपर्टी लगाने के लिए कर रहा है। ठीक है, सो क्वींस प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें। अब वैसे तो आपको पता है कि x की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, π/2 माइनस एक्स, a माइनस एक्स हो जाता है ना। देखो प्रॉपर्टी में भी तो मैंने आपको यही बताया कि x की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा, 0 से a है, x की जगह क्या आ गया, a माइनस एक्स आ गया। तो वही काम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, x की जगह क्या डाल दिया, a माइनस एक्स, पर इसमें काफ़ी सारी जगह x है भाई, सो कोई बात नहीं, काफ़ी सारी जगह हम a माइनस एक्स डाल देंगे। शाबाश, cos की पावर 5 a माइनस एक्स। देखो भाई ज़रा, ये हो गया 0 से π/2, cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, पावर 5 से ज़्यादा पंगे नहीं, अपॉन में साइन की पावर साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये हो गया cos x, और cos π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स। अब मैं अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, देखो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 cos की पावर 5x। अभी मैं अच्छे से पूरा आपको लिख लिख के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर आपको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा आंसर बोलोगे कि सर इसका तो π/4 आ रहा है। ठीक है, ये 2 वाली इक्वेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो डेनोमिनेटर तो दोनों के सेम ही है यहाँ पे, और i प्लस आई देखो क्या हो गया, 2i हो गया। अब देखो अगर डेनोमिनेटर सेम है तो ऐड करना बहुत आसान होता है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, और ऊपर क्या आ गया, कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। अगर ऊपर नीचे सेम है तो ये क्या बन गया, 1 बन गया यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। सो 2i किसके इक्वल हो गया, 0 से π/2 और यहाँ पे 1 dx। ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। अरे तभी तो मैं π/4 आंसर बोल रहा था, आंसर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इनफैक्ट जब आप NCERT के शुरू के 4 क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपका हर क्वेश्चन में आंसर π/4 ही आ रहा होगा। i की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, π/4 आ जाएगी। अगेन आगे बात समझ में, चलें आगे। शाबाश भाई। देखो भाई थोड़ा सा तो यार ये क्या है, मतलब कि है तो कैलकुलस पर आज सच विजुअलाइज करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो बस एक अपने को प्रॉपर्टी दी गई है, उसी को अपने को लगाना है, मैनिपुलेट करना है और रिजल्ट ऑब्टेन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर इसी को बर्डन की तरह ले लोगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, पर इसको मतलब आप स्किप नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से बर्डन की तरह मत लो, इसी में ही इन्जॉयमेंट ढूंढ लो कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कि ये भी अच्छा लगने लग जाए। ठीक है ना। सो आई किसके इक्वल है, अगेन जैसे ही 0 दिखा मैं समझ गया था यहाँ पे क्या है, क्वींस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है। तो क्वींस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल में हम x की जगह क्या लिखते हैं, a माइनस एक्स। देख रहे हो सारे क्वेश्चन मतलब बहुत ही सिमिलर, इसका आंसर आप गेस करने की कोशिश करो। x की जगह क्या लिखना है, a माइनस एक्स।
ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे मतलब ब्रैकेट खोलने में भी, समझ रहे हो ना तुम, दिक्कत हो जाती है। तो जब ब्रैकेट खोलूँगा तो a से a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया रूट एक्स। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप इंग्लिश लिख देना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो उस हिसाब से मतलब थोड़ी सी इंग्लिश लिख देना यार, ताकि समझ में आ जाए सामने वाले बंदे को भी। सो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, डेनोमिनेटर देखो अगेन सेम है, तो एलसीएम लेने में फिर आसानी होगी। और अगर आप अपनी 5% बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ पे कर पाओ तो आपको पता चलेगा अगेन जो हमारा यहाँ पे इसको सॉल्व करके आ रहा है वो 1 ही आ रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। आप खुद करो, कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर लोगे। ऊपर नीचे वाला सेम बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वीडियो की तरह नहीं देखना है, पेन पेपर लेके बैठना है, साथ साथ सॉल्व करना है, इनफैक्ट मेरे से पहले सॉल्व करना है, ठीक है। शाबाश भाई, क्योंकि जब आप मतलब अपने टीचर से भी फास्ट करने लग जाओगे ना, तो उसी टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। वो कोई आपसे जेलस नहीं होगा कि ये तो भाई मेरे से इसको ज़्यादा आ गया। हो सकता है भाई उसको भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए आपसे, क्यों, हो सकता है ना, यू नेवर नो। देखो भाई शाबाश, चलें आगे। अच्छा, एक और क्वींस प्रॉपर्टी का ही देख रहे हो, कितने सारे क्वेश्चन मैंने क्वींस प्रॉपर्टी के डाल दिए हैं यहाँ पे। सो ये आई है, सो 0 से π/2, x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स लिखेंगे, 0 दिखते ही क्वींस प्रॉपर्टी। सो a माइनस एक्स माइनस कॉस a माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। वेरी गुड। अब cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा आप पहले से जानते हैं किसके इक्वल होते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, अपॉन में 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। अगर आप इन दोनों को अब की बार ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 2i, 0 से π/2 cos x माइनस साइन एक्स, यही वाला लिख रहा हूँ, पहले मैं एक बार यही लिख लेता हूँ, 2 को पहले लिख रहा हूँ, बेसिकली इक्वेशन 2 को। अच्छा, i प्लस आई 2i हो गया भाई, ठीक है, देख पा रहे हो गया। अच्छा, 1 भी लिख लेते हैं एक बार, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अगेन देखो डिनोमिनेटर सेम है तो अपने को एलसीएम लेने में बहुत आसानी होगी, तो इसका आंसर भी π/4 आ जाएगा क्या, देख लेते हैं कि हमारी उम्मीद के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, जनरली हम यही ऑब्जर्व कर रहे थे ना, यहाँ पे जो भी लिमिट होती है उसका आधा आंसर आ जाता है, a/2 आ गया, यहाँ पे π/4 था, सॉरी π/2 था तो π/4 आ गया, यहाँ भी π/2 था तो π/4 आ गया, ठीक है। इस पर देखते हैं, cos x माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस cos x। अरे यहाँ पे तो मैटर चेंज है, cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये तो पूरा न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, और अगर पूरा न्यूमरेटर कैंसिल हो गया तो ऊपर तो 0 आ गया। अच्छा, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0, तो i की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया था, ठीक है। चलें आगे, शाबाश। अच्छा देखो एक और क्वींस प्रॉपर्टी, हालांकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो जाएगा पर लग रही है तो लगा लेते हैं भाई। तो 0 से 1 है तो x की जगह a माइनस एक्स, a क्या है 1, तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स। अब देखो कई बच्चे बिल्कुल आंख बंद करके क्वींस प्रॉपर्टी लगाना शुरू कर देते हैं, उन्हें लगता है हर क्वेश्चन ही क्वींस प्रॉपर्टी से हो जाएगा। देखो हो तो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, पर बाकी की भी तो यार 6 प्रॉपर्टी हैं, उनसे भी तो कुछ होगा। तो देखो यहाँ पे समझो 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, और ये क्या हो गया, x की पावर n हो गया। अब देखो इन दोनों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत आसानी से इंटीग्रेटेबल हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n प्लस 1, और अगर आप अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2।
समझ रहे हो? अब बस इसमें लिमिट पुट कर देंगे, है ना। सो 1 पुट करेंगे तो 1 में n+1 माइनस 1 में n+2, और 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो डालने की ज़रूरत नहीं है। समझे नहीं समझे? इजी, वेरी गुड। चलें आगे, शाबाश भाई। अच्छा भाई देखो, होने को तो ये भी क्वींस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, पर अभी एक काम करते हैं, थोड़ी सी और प्रॉपर्टी देखते हैं। थोड़ी सी और क्या, 2 प्रॉपर्टी बची हैं, एक एक करके इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा भाई देखो, एक प्रॉपर्टी है अपनी, इसके अंदर ये क्या बोलते हैं कि सपोज यहाँ पे आपके पास a था, जनरली बुक में इधर 2a लिखा रहता पर कोई बात नहीं, और आपने इसके अंदर क्वींस प्रॉपर्टी लगाई। क्वींस प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो क्या करोगे आप? क्वींस प्रॉपर्टी लगाने में करते क्या होगा, आप x की जगह a - x डालते हैं ना, आप x की जगह क्या डालते हैं, a - x डालते हैं। और सपोज आपने तो a - x डाला, पर उसको डालने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वापस से सपोज x आ गया, सॉरी fx आ गया। लाइक आप ऐसा सोच सकते हो, 0 से पाई, यहाँ पे sin x था, आपने क्वींस प्रॉपर्टी लगाई, तो आप x की जगह क्या लिखोगे, पाई माइनस x लिखोगे। और अगर आपने पाई माइनस x लिखा तो साइन पाई माइनस x तो साइन x ही होता है, वापस यही आ गया। तो आपको क्या करना है, तो आपका जो ये मतलब जो भी इंटीग्रेशन था ये इक्वल हो जाएगा। अगर तो आपने क्वींस प्रॉपर्टी लगाई और फंक्शन रिपीट हो गया तो आपकी लिमिट आधी हो जाएगी, पर 2 बार हो जाएगी, पर 2 बार हो जाएगी। आ गई ये बात समझ में? लिमिट आधी तो हो जाएगी पर 2 बार हो जाएगी। पर देखो एक चीज़ और भी हो सकती है कि आपने क्वींस प्रॉपर्टी लगाई और नेगेटिव ऑफ दैट थिंग आ गया, और नेगेटिव ऑफ दैट थिंग आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सपोज था 0 से पाई cos x था सपोज, और आपने क्वींस प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, तो cos पाई माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस cos x के इक्वल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो अगर ऐसा कभी भी होता है तो आप इसको डायरेक्टली 0 के इक्वल कर सकते हैं। देखो बड़ा आसान है, क्योंकि ये भी आई है, ये भी आई है, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 2i क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको डायरेक्टली 0 बोल रहे हैं। ऐसे इसका भी प्रूफ कर सकते हो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है उन दोनों को ऐड ही करके, ठीक है। आ गई ये बात समझ में 6 प्रॉपर्टी की? शाबाश। बेसिक आइडिया 6 प्रॉपर्टी का यही है कि अगर क्वींस प्रॉपर्टी लगाने से कोई फ़ायदा ना हो, सो आप लिमिट को आधा कर सकते हो और आगे 2 लिख सकते हो। अगर क्वींस प्रॉपर्टी लगा के नेगेटिव आगे आ जाए तो आप डायरेक्टली आंसर को 0 कर सकते हैं। शाबाश भाई। देखो अब 7th और लास्ट प्रॉपर्टी देख लो। ये आप इसके अंदर भी ध्यान रख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर बताया कि मॉड में ज़्यादातर ये स्प्लिट करने वाला, अगर 0 दिख जाए तो क्वींस प्रॉपर्टी। इसके अंदर याद रख सकते हो थोड़ा सा कि 90% चांस है कि अगर -a to a कोई फंक्शन जा रहा है तो उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। देखो ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं है। अगर सपोज आप किसी फंक्शन में जिसकी लिमिट -a to a है, इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो। अगर आपने किंग्स प्रॉपर्टी इसमें लगाई तो आप इन दोनों का सम करके -x करोगे, a + b -x, तो -a + a -x, तो a - a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप बेसिकली वहां पर क्या कर रहे होंगे, आप x की जगह -x डाल रहे होगे। और अब अगेन यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं। आपने -x डाला और -x डालने से कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ भैया। आ रही है बात समझ में? तो अगर -x डालने से कुछ ना हुआ तो आप ये समझ सकते हो, बेसिकली अगर ये फंक्शन इवन है तो आप ये समझ सकते हो आपको -a से a जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 0 से a जाइए, पर 2 बार जाइए। आ गई बात समझ में? अब देखो -x डालने से एक और चीज़ भी हो सकती थी कि ये ऑड आ जाए, ये क्या आ जाए, ऑड आ जाए, और माइनस क्या निकला है, बाहर आ जाए। तो अगेन यहाँ पे भी आप डायरेक्टली 0 आंसर कर देना। क्लियर हो गई बात 7th प्रॉपर्टी की और 6th प्रॉपर्टी की? चलें आगे। हाँ भाई, सो 6th और 7th के 2 केस थे, मैंने दोनों बता दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे चल लेते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में दोबारा नहीं दिखाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। आगे चल लेते हैं भाई अब, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी दिखी हमें, सॉरी ये वाला क्वेश्चन दिखा, प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ गया हूँ मैं तो भाई पूरा उसमें। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमको दिखा और ये हमें -a to a दिखा, -π/2 से π/2। तो मैंने कहा कि कभी भी अगर मेरे को -a से लेके a तक कोई फंक्शन दिखता है तो उसके अंदर तो मैं 7th नंबर की प्रॉपर्टी लगा के x की जगह -x डाल के एक बार चेक कर सकता हूँ। तो कहा कि कर लो भाई कर लो, किसने रोका आपको? तो मैं कहा कर लो भाई कर लेते हैं। सो x की जगह मैंने यहाँ पे क्या डाला, fx यहाँ पे किसके इक्वल है, साइन की पावर 7x के। सो मैंने यहाँ पे -x डाल के देख लिया, सो ये किसके इक्वल आ गया, -7x के इक्वल आ गया। बेसिकली नेगेटिव बाहर निकल आया, और नेगेटिव अगर बाहर निकल आए तो आंसर 0 कर देना। अगर कभी भी एक नंबर यानी कि MCQ में -a to a लिमिट दिख जाए, आंसर 99% चांस है कितना होगा, 0 ही होगा। आ गई बात समझ में, क्योंकि उतना लंबा वो सॉल्व करने के लिए देंगे ही नहीं। इस प्रॉपर्टी पे यही सवाल ज़्यादा बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब की बार यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो के लिए भी मैंने दिखा दिया कि -a to a है, इसको I मान लेता हूँ, और आपने सपोज इसमें क्या करा, क्वींस प्रॉपर्टी लगाई, सॉरी किंग्स प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, यही है ना, x की जगह -x डालना। तो लोज भाई डाल दो साइन स्क्वायर -x, आपने डाला x की जगह -x। साइन ऑफ -x वैसे तो -x होता है, पर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। बेसिक आइडिया ये है कि आपने तो अपनी तरफ से x की जगह -x डाला, आपने तो नेगेटिविटी फैलाने की बहुत कोशिश करी, पर नेगेटिविटी नहीं फैली। अब नेगेटिविटी नहीं फैली तो भाई बहुत अच्छा काम होगा, अब ये फंक्शन 2 गुना हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला पार्ट भी चले जाएगा। सो अब ये 0 से π/2 चलेगा, कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करना सिखा चुका हूँ। जैसे ही यहाँ पे 0 दिखे, क्वींस प्रॉपर्टी आपको लगा देनी है। कोई बात नहीं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा बता दूंगा। 0 से π/2, अब साइन स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे हम, π/2 -x लिखेंगे। आ गया समझ में? सो I कितना हो गया, 0 से लेके π/2, ये क्या हो गया, cos स्क्वायर x dx आ गया। समझे नहीं समझे? अब अगर मैं इसको और इसको ऐड करने का कार्यक्रम बिठा दूं तो 2i किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि आप जानते हैं कितना है। ठीक है, 2 से 2 उड़ा देते हैं, ये हो गया x और ये हो गया 0 से π/2। सो i की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 -0। क्लियर है? सो यहाँ पे हमने देखा कि अब की बार मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज हुई। पहले तो -π/2 से π/2 था, सो हमारी प्रॉपर्टी नंबर लास्ट वाली 7th यूज हो गई। फिर जैसे ही मेरे को एक बार यहाँ पे 0 दिखा, 0 दिखते ही तो मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लग जाती है क्वींस प्रॉपर्टी, और कुछ ना कुछ तो फिर ज़रूर हो ही जाता है। आ गया समझ में? अब देखो यहाँ पे फिर 0 दिख गया मेरे को, है ना, और 0 दिखते ही समझ रहे हो ना मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ यहाँ पे क्वींस प्रॉपर्टी का कार्यक्रम। सो मैंने लगाई क्वींस प्रॉपर्टी, बहुत खुश होते हुए कि 2π -x, अरे ये तो 4th क्वाड्रेंट में चले गया, और 4th क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होता है, ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो ये तो रिपीट हो गया। अच्छा, आपने क्वींस प्रॉपर्टी लगाई और सेम फंक्शन आ गया। अगर क्वींस प्रॉपर्टी लगाने के बाद सेम फंक्शन आ जाए तो मैंने आपको बता रखा है लिमिट कर देना आधी, और उसको कितनी बार कर देना, 2 बार कर देना। 6th प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा था, ठीक है, कि अगर तो सेम फंक्शन आ जाए, अगर तो सेम फंक्शन आ जाए, आपने a - x किया और सेम फंक्शन आ गया, तो लिमिट को a से a/2 कर देना, पर कितनी बार कर देना, 2 बार कर देना। शाबाश भाई। अब देखो इधर, बहुत क्वेश्चन कर लिए वैसे हमने, कोई नहीं, 2 क्वेश्चन और हैं इसके बाद जस्ट, ठीक है, हालांकि बड़े बड़े हैं दोनों, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने लिमिट आधी कर दी और 2 बार कर दी, पर मेरे को फिर से 0 दिख गया। मैं कहा लो भाई, फिर से क्वींस प्रॉपर्टी, π -x dx। पर अब की बार कुछ अच्छा हो गया। क्या अच्छा हुआ
कि पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गया, यानी कि नेगेटिव बाहर निकल आया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो ये कितना आ गया, कॉस की पावर 5x dx आ गया। अब अगर मैं क्या, कुछ नहीं, अगर जैसे ही बाहर आ गया नेगेटिव तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यही तो मैंने कहा था कि अगर आप कभी भी क्वींस प्रॉपर्टी लगाओ, आपने जैसे कि यहाँ पे क्वींस प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, और कोई चेंज नहीं आया तो हम लिमिट आधी कर सकते हैं और यहाँ पे 2 कर सकते हैं। पर अगर आप कभी क्वींस प्रॉपर्टी लगाओ और माइनस बाहर निकल आए तो आप डायरेक्टली आंसर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। यानी कि 6th प्रॉपर्टी के दोनों यूज हमने इस क्वेश्चन में देख लिए। आया समझ में, नहीं आया समझ में, चलें आगे, शाबाश। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, देखो भाई ज़रा, अब क्वींस प्रॉपर्टी के कितनी बार क्वींस प्रॉपर्टी बोल दिया मैंने इस क्लास में, एक बार भी नहीं बोलूँगा अब। लो भाई, तो जैसे ही यहाँ पे 0 दिखा आप समझ गए वो वाली प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। अब वो वाली प्रॉपर्टी बोलूँगा उससे मैं, तो यहाँ पे 0 लिखा दिखते ही हमने लगा दी प्रॉपर्टी, और x की जगह क्या लिखा हमने, π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख लिया tan π/4 माइनस एक्स, शाबाश। देखो इधर, सो आए क्या हुआ, 0 से π/4 log 1 प्लस tan a माइनस बी। सो ये क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। tan π/4 की वैल्यू तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कितनी होती है, 376 होती है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो 367 सोच रहे थे। ये हो गया 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। सॉरी गाइस, मेरे पास जोक्स ख़त्म हो गए हैं, इसलिए ऐसे गंदे जोक्स समझ रहे हो ना तुम लोग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा मत समझो। इधर एलसीएम ले लेते हैं। सो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x dx। सो tan x से tan x कैंसिल, और अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको और इसको ऐड भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंपल लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा साफ साफ। अच्छा, अगर आप जानते हो ये ऊपर 2 बन गया और log a बाई बी किसके इक्वल होता है, log a माइनस log b के इक्वल होता है, तो बस लिख देंगे यहाँ पे log a माइनस log b। अब देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं इस भाई और इस भाई, इन दोनों भाइयों को ऐड कर दूं तो i प्लस आई तो 2i हो गया, समझ रहे हो। और log 1 प्लस tan x और log 1 प्लस tan x कैंसिल हो गए, तो वो वाला स्टेप मैं थोड़ा सा गायब कर रहा हूँ। I hope you are mature enough till now to understand all these basic things। तो अच्छा, आप देखो यहाँ पे, हाँ देखो log 2 क्या है ना भाई, कांस्टेंट है। अब किसी बच्चे से मैं पूछूंगा ना साइन अल्फा का इंटीग्रेशन, साइन अल्फा dx किसके इक्वल है, तो भाई वो माइनस कॉस अल्फा बोलने लग जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता भाई, जैसे 3 का इंटीग्रेशन आप क्या बोलते हो, 3x बोलते हो, 5 का इंटीग्रेशन क्या बोलते हो, 5x बोलते हो, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ऐसे ही log 2 भी क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो log 2 का इंटीग्रेशन, जैसे 3 का 3x था ना, तो log 2 का log 2 इंटू एक्स होगा, या फिर x इंटू log 2 भी बोल सकता हूँ इसे, समझ गए, कांस्टेंट है ना भाई ये। तो इसको ऐसे मत सोचो कि भाई अब log 2 का इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, इन्हीं में गलती हो जाती है, यहाँ हम घबराते रहते हैं। अगर बेसिक्स हमारे क्लियर होंगे ना, अब हर कोई बेसिक तो बोलते रहता है, ठीक है, पर वही है कि अगर हमें सब्जेक्ट में क्लैरिटी होगी ना, तो हम चीज़ों को मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डिफ़िकल्ट क्यों लगती है चीज़ें, क्योंकि हमारे पास आधा अधूरा ज्ञान होता है, उसी को ही हम इधर उधर से मिला के कहीं ना कहीं चेपने की कोशिश में लगे रहते हैं और कहता है आंसर नहीं आ रहा। अब दिक्कत इस चीज़ की नहीं है कि आपको आंसर नहीं आ रहा, दिक्कत इस चीज़ की है आपको समझ ही नहीं है कि बेसिकली ये सब्जेक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे करता है, उसकी क्या मतलब जो भी डेप्थ है उसके बारे में आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तभी तो सवाल नहीं हो रहा। अच्छा, कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाती है, वो मैं एग्री करता हूँ, पर उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में हवा ही नहीं लग रही कि क्या करना है,
तो आपको पहले उसको मतलब उस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे चीज़ें वर्क कैसे होती है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब सवाल करते करते चीज़ें आ जाएंगी, आ भी जाएंगी, क्योंकि फिर आप वहाँ पे सवाल करते करते टॉपिक को समझोगे। पर उससे अच्छा क्या है कि आप एक बार वहाँ पे उस टॉपिक को समझो, देन आप चीज़ों को स्लोली अप्लाई करने की ग्रेजुअली वहाँ पे कोशिश करो, ठीक है ना। ओके, सॉरी गाइस, ज्ञान दे दिया क्या? ओ चलो ठीक है, ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। स्ट्रैटेजी है ना भाई, ये स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने वाला था तो मैंने सोचा रेस्ट ले लेता हूँ। सॉरी गाइस ये सारी फालतू बकवास के लिए। इधर देखो यार एक बार देखो भाई प्लीज़। जैसे ही मेरे को यहाँ पे 0 दिखा तो मैंने कहा क्वींस प्रॉपर्टी लगा देते हैं। और क्वींस प्रॉपर्टी आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, और किसी चीज़ के इक्वल नहीं होती, बल्कि 1 + cos पाई माइनस एक्स के इक्वल होती है। x की जगह cos पाई माइनस एक्स आ गया। कहीं पे मैं dx लिखना भूल जाऊँ तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है, ठीक है, पर dx लिखना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। अब cos पाई माइनस एक्स विल लैंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इट विल बिकम इक्वल्स टू cos x का नेगेटिव। और जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो अभी भी ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे आप आई होप समझ पा रहे होगे, i + i किसके इक्वल हो जाएगा? 2i। और इस तरफ क्या होगा? log 1 + cos x प्लस log 1 - cos x हो जाएगा। log a + log b, जितना मेरे से सिंप्लीफाई हो पाए उतना ही से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। कहने को तो कैलकुलस है, पर कल कर तो हम पूरा इसके अंदर यही सिंप्लीफिकेशन ही खेल रहे हैं, ठीक है। तो है ये अलजेब्राई, सॉरी गाइस ये क्या बोल दिया मैंने, log a + log b। सो ये क्या हो जाएगा? log ab, ठीक है। मतलब log ab समझ रहे हो, log this into that, log a + log b इज log ab। सो 1 + cos x into 1 - cos x क्या हो गया? 1 - cos square, a + b, a - b, so a square - b square, log a + log b log ab। और जब ये भाई इस भाई से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल फॉर्म a + b, a - b, दैट इज a square - b square। ऑल ऑफ यू नो दैट 1 - cos square इज नथिंग बट sin square। सो 0 से लेके पाई log sin square x dx लिख देता हूँ। आ गया समझ में सारे बच्चों के? शाबाश भाई। थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, पर कोई नहीं, हम टैकल कर लेंगे उन सब चीज़ों से। सो 2i अब यहाँ पे, अच्छा देखो log की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं इधर बताता हूँ आपको। log x raised to the power n is n log x। ये आगे उतर के आ जाता है भाई, ठीक है। अब कैसे होती है उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 आगे आ गया और ये हो गया 0 से पाई log sin x dx। देखो 2 से 2 मैंने यहाँ पे काट दिया। अब आगे चलते हैं भाई, देखो इधर। अब देखो जैसे ही मेरे को यहाँ पे 0 दिखा, मैंने कहा फिर से क्वींस प्रॉपर्टी लगाता हूँ। तो देखो i 0 से पाई log sin पाई माइनस x dx। पर sin पाई माइनस x किसके इक्वल होता है? sin x के इक्वल हो जाता है। यानी कि आपने क्वींस प्रॉपर्टी तो लगाई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे भी आ गया है। आ रही है बात समझ में? सो कभी भी अगर ऐसा होता है, तो मैंने आपको 6th नंबर की जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर बताया था कि आप लिमिट को आधा करेंगे और कितनी बार कर देंगे? इसे 2 बार कर देंगे, और यहाँ पे log sin x ही रहेगा। अब एक बार क्वींस प्रॉपर्टी लगा के ट्राई करते हैं। तो i किसके इक्वल होगा? 2, 0 से π/2, x की जगह आप क्या लिखेंगे? π/2 माइनस x, और यहाँ पे dx। सो i किसके इक्वल आ गया? 0 से π/2 log cos x। अब देखो थोड़ा सा चेंज आया है। ऐसा चेंज कभी भी आता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो अभी भी ऐड कर लेते हैं। सो i और i कितना हो गया? 2i, दोनों में ही 2 लिखा हुआ है तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? log sin x प्लस log cos x। देख रहे हो ना कितना लेंदी क्वेश्चन है, पर बस हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी
जो मेरे को दिख रहा है वो मैं लगाए जा रहा हूँ, ठीक है। जो भी मेरे को हिंट्स मिल रहे हैं उनको कैप्चर करके मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मेरे को पता है, मैं मजाक करे जा रहा हूँ साथ के साथ, पर थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल है गाइस। 0 से सॉरी यहाँ पे π/2 एलिमेंट, 0 से π/2 log a प्लस log b इज log ab, ठीक है। अब देखो sin x cos x आपको कभी भी दिखता है, आपको यहाँ पे sin 2 थीटा बनाने का मन करना चाहिए, और वो कब बनता है, जब हम 2 sin थीटा cos थीटा लिखें। सो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो इधर, सो ये किसके इक्वल हुआ, i 0 से π/2, ऊपर की तरफ बन गई यहाँ पे sin 2x की आइडेंटिटी, सॉरी log sin 2x की आइडेंटिटी, और अपॉन में क्या है 2, तो log a/b से मैं इसे इधर माइनस ले जाता हूँ, तो ये कितना हो गया, log 2 हो जाएगा। आ गई ना इतनी बात समझ में, शाबाश, ठीक है। आगे चल लेते हैं, देखो समझो, थोड़ी सी और बात, बस समझो, अभी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कोई डोर पे नॉक कर रहा था, कोई नहीं। लेट 2x इज इक्वल्स टू t कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट 2x इज इक्वल्स टू t, जैसे ही 2x को t मानता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2dx इज इक्वल्स टू dt, यानी कि dx इज इक्वल्स टू dt/2। यहाँ पे अभी तक सब कुछ किसकी टर्म्स में चल रहा है, dx की टर्म्स में चल रहा है, ठीक है। हर जगह क्या है, dx ही प्रेजेंट है, ठीक है। सो I इस हिसाब से किसके इक्वल हो गया, log t माइनस log 2, और साथ में यहाँ पे क्या आ रहा है, dt/2 आ रहा है। अच्छा देखो, अगर x 0 है तो t भी क्या है, 0 है। अगर x π/2 है तो t क्या है, पाई है। अगर इस लिमिट को मैं थोड़ा सा अलग अलग कर दूं तो देखो कैसा ही दिखाई देगा, 1/2 इंट, ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी, sin t होगा ना, 1/2 0 से पाई log sin t dt माइनस 1/2 0 से पाई log 2 dt। अब अगर आप ध्यान से देखो, कहाँ पर देखोगे ध्यान से, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि i की वैल्यू इज नथिंग बट 0 से पाई log sin x dx, और यहाँ पे क्या लिखा है, log sin t dt। अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जाऊँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, sin x हो चाहे तो sin t हो, तो देखो उसी तरह की तो चीज़ है यहाँ पे, log sin x dx, log sin t dt, 0 से पाई, 0 से पाई। सो बेसिकली आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट i। इसको क्या मैं बोल सकता हूँ कि और कुछ नहीं है, ये वाला पार्ट क्या है, i ही है, ठीक है। और ये क्या हो गया, 1/2, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, t log 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, i/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 पाई log 2, लिमिट पुट कर दी मैंने इसके अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वेट, थोड़ा सा रह गया भाई, बस हो गया है क्वेश्चन, तो एक बार ढंग से लिख देते हैं इसको। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू आ गई माइनस पाई log, i तो हम ढूंढ रहे थे, ठीक है। आ गया समझ में, एक बार अगर बस समझ में, तो मेरे को लगता है i क्या होगा, ठीक है। बट इतनी सारी प्रॉपर्टीज इतना रिपीटेड यूज़ हो रही हैं, ठीक है ना, तो एक बार आप इसको दोबारा देख लेना तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा, है ना। कोई भी ऐसा तो ज्ञानी होगा नहीं कि भाई एक बार देखते ही सब कुछ समझ गया, है ना, भले ही टीचर ही क्यों ना हो, क्यों, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमने अपना इंटीग्रेशन पूरा कर लिया।
लास्ट क्लास में हमने इंडेफिनेट पढ़ लिया था, आज की क्लास में हमने डेफिनेट पूरा कर लिया और डेफिनेट में दोनों ही तरीके के क्वेश्चन कर लिए, कुछ डायरेक्ट लिमिट के, फिर देन लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन के, देन प्रॉपर्टी बेस के, और ज़्यादातर क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी। 17 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने कवर करे। एक बार आप इसको अच्छे से देखो, ठीक है, देख तो लिया ही है आपने अभी तक, है ना, अगर नहीं समझ में आता एक और बार देख लेना, ठीक है, एंड देन रिवीजन में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी, और लाइक सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जैसे वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको आप एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हो, उसके ऊपर आएगी, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको थोड़ा शेयर करो ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। बेनिफिट तो क्या, आजकल सब लोग ही पढ़ा रहे हैं, पर अगर आपको अच्छा लगा हो देन यू कैन डू दैट। ओके, चलो ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू, बाय बाय।